गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमारा है वो है इंट्रोडक्शन टू डॉट नेट फ्रेमवर्क। तो आज अपन देखते हैं कि डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या होता है, उसके बारे में बताते हैं। देखिए, डॉट नेट जो फ्रेमवर्क है, डॉट नेट का फुल फॉर्म है नेटवर्क इनेबल्ड टेक्नोलॉजी। डॉट नेट का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? नेटवर्क इनेबल्ड टेक्नोलॉजी। डॉट नेट फ्रेमवर्क जो है वो क्या है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं। अगर डॉट नेट फ्रेमवर्क की हम बात करें कि जो आपको इस सेमेस्टर में डॉट नेट पढ़ाई जाएगी, तो डॉट नेट कोई वॉइस आ रही बेटा? ठीक है। तो जो डॉट नेट है वो कोई लैंग्वेज नहीं। डॉट नेट क्या एक प्लेटफॉर्म है जो मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। जो किसको सपोर्ट करता है? मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। तो जो डॉट नेट फ्रेमवर्क एक डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने 2002 में यानी कि 2002 में डेवलप किया था। किसने बनाया था? माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डेवलप किया था, 2002 में डेवलप किया था। और डॉट नेट क्या एक फ्रेमवर्क है जो मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। जैसे बीबी, अगर जब हम बीबी डॉट नेट चलाते हैं, सी शार्प चलाते हैं, एसपी डॉट नेट चलाते हैं, यानी मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। अगर आपसे कोई पूछे कि डॉट नेट का फुल फॉर्म क्या, तो आप क्या बताओगे? नेटवर्क इनेबल्ड टेक्नोलॉजी। क्या है? नेटवर्क इनेबल्ड टेक्नोलॉजी। जो मल्टीपल लैंग्वेज, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। और किसने डेवलप किया था इसको? माइक्रोसॉफ्ट ने 2002 में इसको डेवलप किया। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही रन होता है। डॉट नेट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आपकी डॉट नेट जो लैंग्वेज है वो आपकी किस पे रन होती है? वो आपकी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन होती है। किस पे रन होती है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन होती है। आप और किसी जैसे लाइन जावा है, जावा को आप विंडोज पे भी चला सकते हो, लिनक्स पे भी चला सकते हो। पर जो ये ऑपरेटिंग जो आपकी डॉट नेट है वो डॉट नेट ओनली आपके रन होती है किस पे? वो ओनली आपकी रन होती है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट एनवायरनमेंट के अंदर वेब बेस्ड एप्लीकेशंस, अगर इसमें जो हम एप्लीकेशंस तैयार करते हैं वो थ्री, बेसिकली हम थ्री टाइप के एप्लीकेशन तैयार करते हैं। अब हम फोर टाइप के एप्लीकेशन भी तैयार करते हैं। जो इसमें एप्लीकेशन तैयार की जाती है वो वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं, और कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन को अब मोबाइल एप्लीकेशन जो अब डॉट नेट हमारे पास नए वर्जन आ रहे हैं तो उनमें हम एंड्रॉइड भी चला सकते हैं, यानी मोबाइल एप्लीकेशन को भी डेवलप कर सकते हैं। तो डॉट नेट फ्रेमवर्क है, डॉट नेट फ्रेमवर्क में हम फोर टाइप के एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं। वेब बेस्ड एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं, विंडोज एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं, और कंसोल एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं, और एंड्रॉइड को भी डेवलप करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं। डॉट नेट फ्रेमवर्क जो है हमारा CLR यानी कॉमन लैंग्वेज रन टाइम फ्रेमवर्क क्या है? एक हार्ट, हम इसको बोलते हैं आत्मा है। जो हम इसमें जो मेन कंपोनेंट हमारा यूज होता है जिसको अपन बोलते हैं CLR, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। डॉट नेट जो फ्रेमवर्क है, अभी एक एक इस पे बताएंगे CLR क्या होता है। जो डॉट नेट फ्रेमवर्क है वो हमारी बहुत सारी कई क्लास लाइब्रेरीज, यानी ध्यान रखना एक चीज में, जैसे अपन जावा में पैकेज बोलते हैं, C++ में अपन इसको हेडर फाइल बोलते हैं। हम यहाँ पे जो भी शब्द यूज करेंगे उसको अपन बोलेंगे क्या? नेम स्पेस। जैसे जावा में हम पैकेज बोलते थे, यहाँ पे हम जो भी बोलेंगे वो क्या बोलेंगे? नेम स्पेस बोलेंगे। ठीक है, नोट करते जाइए, जो चीज ना समझ में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें बहुत सारी क्लास लाइब्रेरी होती है, जैसे फ्रेम क्लास लाइब्रेरी जिसको अपन बोलते हैं FCL कहते हैं। इसमें कोड की पूरी जानकारी होती है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि डॉट नेट में जो हमारे पास है कि इसमें आपको कोई भी कोड टाइप नहीं करना पड़ेगा। आपको ऑटोमेटिक सारे कोड्स इसमें आपको बने बनाए मिलेंगे। उन कोड्स को आपको सिर्फ लिखना है। जैसे डॉट लगाओगे ऑटोमेटिकली, कोड को टाइप भी नहीं करना। C++ की जगह सी जैसी लैंग्वेज, जैसे जावा जैसे, इसमें कोड को टाइप करने की आवश्यकता नहीं। ऑटोमेटिक सारे कोड्स आपको, जैसे तो आपको ऑटोमेटिक डिक्शनरी में से वर्ड खुल जाते हैं, वैसे इसमें ऑटोमेटिक वो वर्ड खुलेंगे और उन वर्ड को आपको सिलेक्ट करना, ऑटोमेटिक वो टाइप हो जाएंगे। तो डॉट नेट में बहुत सारे क्लास लाइब्रेरीज मिलते हैं। डॉट नेट में जावा लैंग्वेज की तरह प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। जो डॉट नेट लैंग्वेज है वो आपकी कैसी लैंग्वेज है? प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ठीक है, अब देखिए जो डॉट नेट हमारे पास है, डॉट नेट हमारे पास सपोर्ट करता है किसे? GUI इंटरफेस, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को सपोर्ट करता है। ये तो हमने अभी डॉट जितना भी बताया ये आप किसके बारे में बताया? डॉट नेट फ्रेमवर्क के बारे में बताया अभी। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ डॉट नेट फ्रेमवर्क। डॉट नेट फ्रेमवर्क के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं
और कौन कौन सी वर्जन है उन पे भी अपन बात करेंगे। डॉटनेट पे देखिए कौन कौन से हमारे पास वर्जन। तो हम पहले बात करते हैं CLR, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। फिर हमारे पास यूज होता है इसमें CTS, कॉमन टाइप सिस्टम। फिर यूज होता है FCL, डॉटनेट फ्रेम क्लास लाइब्रेरी, और डॉटनेट लैंग्वेज। डॉटनेट लैंग्वेज इसलिए बोलते हैं कि हमने आपको पहले ही बताया कि जो डॉटनेट है वो फ्रेमवर्क है, डेवलपमेंट टूल है जो मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। ऑन एवरेज ये 48 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। कितनी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है? 48। पाइथन कर सकते हो, C++ कर सकते हो, जावा, SP, डॉटनेट, C++, डिफरेंट टाइप्स की कई लैंग्वेज इसमें, JSAR, कई लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। अब अपन बात करते हैं CLR क्या होता है। CLR, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। तो यह एक वर्चुअल मशीन की तरह कार्य करता है। CLR क्या, एक वर्चुअल मशीन की तरह कार्य करता है। वर्चुअल मतलब क्या होता है कि लगता है कि हमारे सिस्टम पर इंस्टॉल है, पर वास्तव में वो चीज इंस्टॉल नहीं। तो वर्चुअल मशीन की तरह काम करता है और सारी लैंग्वेज को, कोड को क्या करता है, ये एग्जीक्यूट करता है। कोड को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। CLR सोर्स कोड को व्हाइट कोड में ट्रांसलेट करने का काम करता है। CLR क्या करता है, कॉमन लैंग्वेज है। ये क्या करता है, जो भी लैंग्वेज में हमने कोड लिखे हैं उन लैंग्वेज को किस कोड में कन्वर्ट करता है, व्हाइट कोड में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसे हम CIL भी कहते हैं, कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज, या इसको एक दूसरा नाम भी बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं MSIL। MSIL माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज भी कहते हैं। क्या करता है CLR, क्या करता है, जो यूजर के द्वारा जो कोड लिखता है उन सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड को व्हाइट कोड में ट्रांसलेट करता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, CIL भी बोलते हैं, MSLI बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। इसके बाद ये क्या करता है, जो रन टाइम हमारे पास है, रन टाइम पे CLR और GIT कंपाइलर के द्वारा CIL कोड का, MSIL कोड को नेगेटिव कोड में बदल देता है। किसमें बदलता है, नेटिव कोड में ये बदल देता है, यानी उसको एग्जीक्यूट कोड में ये क्या कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है। जैसे जावा में आपने देखा होगा, प्रोग्राम आप रन कराते हैं तो जावा में आपने देखा होगा पहले कंपाइल कराते हैं, फिर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं। ठीक है, तो वैसे हमारे पास क्या है कि प्रोग्राम कंपाइल, व्हाइट कोड, फिर व्हाइट कोड का प्रोग्राम हमारा किसमें आता है, एग्जीक्यूट। इसमें exe फाइल बनती है। ठीक है, ये देखिए सारी लैंग्वेज हमारे पास C#, VB, F#, ये सारी लैंग्वेज है। अब देखिए सारे लैंग्वेज के कोड को किसमें कन्वर्ट करता है, CIL और CLR, फिर उसको किसमें कन्वर्ट करता है, नेटिव कोड। नेटिव कोड मतलब वो कोड जिसको हमें एग्जीक्यूट करना। क्लियर, तो ये काम हमारा कौन करता है, CLR करता है। और CLR जो कंपोनेंट है वो किसका है, डॉटनेट फ्रेमवर्क का कंपोनेंट। आज इंट्रोडक्शन क्लास चल रही, कल से प्रैक्टिकल चालू हो जाएगा। आप सभी लोगों को मैं बोल रहा हूँ, आज 11 लोग जुड़े हैं, अगर आप क्लास अटेंड नहीं करेंगे तो आपकी अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी। किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम पर्सनली मैसेज कर सकता है, या कोई इश्यू है तो अभी भी क्वेश्चन कर सकता है मुझसे। ठीक है ना, तो ये हम नोट्स भेज देंगे, आप एक बार पढ़ लीजिए। तो ये पहला कंपोनेंट हमने आपको कौन सा बताया, CLR, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। क्या कॉमन, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक वर्चुअल मशीन की तरह काम करता है और जितने भी लैंग्वेज के, मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, उन सारे लैंग्वेज के कोड को किसमें कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है व्हाइट कोड में। फिर जो माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज है उसको रन टाइम पर उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, नेटिव कोड में कन्वर्ट कर देता है, जिसको अपन बोलते हैं एग्जीक्यूट कोड। ये डायग्राम के द्वारा हम आपको समझा रहे हैं। अब देखिए इसके बाद हमारे पास है CTS, कॉमन टाइप सिस्टम। अब CTS दूसरा हमारे पास, CTS एक ऐसा टाइप समूह को डिस्क्राइब करता है, एक इसको समूह करता है, ऐसे टाइप समूह जिसमें डॉटनेट लैंग्वेज के समान रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं। अगर आपने, सभी स्टूडेंट्स ने देखा होगा, अगर आपने ऑफिस का पैकेज यूज किया है तो ऑफिस वर्ड आता है, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है। आप इसमें देखिए तीनों में अगर एक कॉमन चीज देखें तो तीनों में कुछ फंक्शनलिटीज आपकी कॉमन होगी कि नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल चार्ट, चार्ट आप वर्ड में भी बना सकते हैं, चार्ट आप एक्सेल में बना सकते हैं, चार्ट आप उसमें बना सकते हैं, PPT में। तो उन्होंने क्या किया, जितने भी स्टेप, और तो क्या वो उनके लिए अलग अलग कोडिंग की हुई, नहीं, एक ही कोडिंग की गई। तो वही बोलता है कि जो CTS ऐसे टाइप समूह को डिस्क्राइब करता है जो सभी समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं, यानी ऐसे सिस्टम जो समान रूप से सभी प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण के लिए अपन समझते हैं C#, जहाँ शी लिखा हैश लिखा होता है, इसको बोलते हैं C#। ये लैंग्वेज है, इसको भी मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा, आपके सिलेबस में नहीं, फिर भी मैं आपको सिखाऊंगा। उदाहरण के लिए C# में एक क्लास लाइब्रेरी, क्लास लाइब्रेरी मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, जो क्लास के अंदर आप अपने फंक्शंस वगैरह डिफाइन करते हैं, उनकी बात। तो क्लास लाइब्रेरी का प्रयोग किया जाता है। इस क्लास लाइब्रेरी को हमें कहाँ प्रयोग करना है, VB.NET प्रयोग करना है। तो ये हमारा क्या करेगा, इन दोनों चीजों को हम कहाँ डिफाइन कर देंगे, CTS में डिफाइन कर देंगे।
क्योंकि कॉमन टाइप सिस्टम जहां से सभी लैंग्वेज यानी जितनी चाहे उतनी लैंग्वेज वहां से उस चीज को क्या कर सके, यूज कर सके, ऐसे काम के लिए अपन किसका यूज करते हैं, सीटीएस का यूज करते हैं। क्लियर? यानी जो कॉमन होते हैं, जैसे मान लो एक सॉफ्टवेयर बनाया और एक सॉफ्टवेयर के मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं पर सारे मॉड्यूल्स में एक चीज कॉमन जा रही, तो ऐसी चीजों को अपन किसमें डिफाइन करेंगे, किसी एक कॉमन जगह में डाल देंगे। वैसे जब सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट फ्रेमवर्क बनाया तो जो जो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए कॉमन है वो उन्होंने कहाँ डिफाइन किया, सीटीएस में डिफाइन किया, कॉमन टाइप सिस्टम में डिफाइन किया। क्लियर? वेल अब देखिए इसमें अगर हम बात करें सी शार्प में या डॉट नेट में, हमारे पास दो टाइप के डेटा टाइप अवेलेबल मिलेंगे इसमें, वैल्यू टाइप और एक रेफरेंस टाइप। किस टाइप के? वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप। वैल्यू टाइप से इंट, कैर, फ्लोट जो अपन यूज करते हैं, क्या सब क्या वैल्यू टाइप। अब क्लास, स्ट्रिंग, ये सब किस टाइप के, रेफरेंस, किस टाइप के, रेफरेंस टाइप। क्लियर? अभी आगे आएंगे इस पर डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, सीटीएस हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसमें हमारे पास आता है एफसीएस। एफसीएस का मतलब होता है फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। तो जब माइक्रोसॉफ्ट डेवलप किया गया तो माइक्रोसॉफ्ट डेवलप करने के साथ साथ कई कोड्स उसमें प्री डिफाइंड, हमने आपको पहले बताया कि डॉट नेट में बहुत ज्यादा कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी आप लोगों के शरीर, बहुत सरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर समझ में आ गई तो सरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, आपको कोई कोड नहीं बनाना, मैक्सिमम कोड उसी में आपको बने बनाए मिलेगा। तो माइक्रोसॉफ्ट स्टैंडर्ड क्लास लाइब्रेरी है, इसमें रियूजेबल क्लासेस यानी जो पहले से हम यूज कर सके उन यूजर क्लासेस को, इंटरफेस का अगर आपने जावा में कॉन्सेप्ट पढ़ा हो इंटरफेसेस, तथा वैल्यू टाइप की लाइब्रेरी होती है। क्या होती है? वैल्यू, यानी किसमें जो रियूजेबल कोड होते हैं, इंटरफेसेस होते हैं, वैल्यू टाइप की जो लाइब्रेरी होती है जो प्रेफर किया जाता है, इसका प्रयोग वेब बेस्ड विंडोज जीयूआई एप्लीकेशन तथा ASP.NET कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन में को डेवलप करने के लिए किया था। यानी किसी भी टाइप की वेब बेस्ड एप्लीकेशंस, विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन, सारी टाइप की एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, एफसीएस का यूज करते हैं, फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। अब हम बात करते हैं डॉट नेट लैंग्वेज। तो डॉट नेट फ्रेमवर्क, विजुअल बेसिक, डॉट नेट विजुअल सी शार्प, ASP.NET, जावास्क्रिप्ट, ADO.NET तथा अन्य लैंग्वेज को क्या करता है, ये सपोर्ट करता है। कई लैंग्वेज को ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। चलिए अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ डॉट नेट फ्रेमवर्क। डॉट नेट फ्रेमवर्क के कौन कौन से एडवांटेज है? देखिए इसमें बहुत बड़ी एप्लीकेशन को डेवलप किया जाता है। इसको क्या बहुत बड़ी एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं, बहुत जितनी चाहे उतनी बड़ी एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। कोड की मात्रा को कम किया जाता है, हमने आपको पहले बताया बने बनाए कोड है तो उन कोड की मात्रा को अपन कम कर सकते हैं। ठीक है? दूसरा हमारे पास है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। कैसी? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ASP.NET और HTML का प्रयोग करके हम डायनामिक वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं। जो HTML आप पिछली क्लासेस में पढ़ाए उन HTML को भी हम यूज करवाएंगे इसमें, और ASP.NET का यूज करके हम किसी भी वेब डायनामिक वेब पेज को इसमें क्या करा सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है, फ्रेमवर्क है। यानी आप मल्टीपल लैंग्वेज यूज करते हैं, अगर आपको सी शार्प आती तो सी शार्प की कोडिंग कर लें, आपको जावा आती तो जावा की कोडिंग कर लें, आपको VB.NET आती VB. तो आपको लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, जो लैंग्वेज आती है उस लैंग्वेज के आधार पर आप काम अपनी जरूरत के हिसाब से आप इसमें काम कर सकते हैं। तो ये क्या लैंग्वेज इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें डिप्लॉय करना बहुत आसान होता है, इसमें जो सेटअप बनाना होता है, सॉफ्टवेयर का सेटअप बनाना होता है वो बहुत आसान होता है। इसमें डॉट नेट फ्रेमवर्क में, डॉट नेट फ्रेमवर्क में हम सेटअप बहुत आसानी से बना सकते हैं, बहुत इजी तरीके से सेटअप हम इसमें बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यह बहुत ही सुरक्षित है, सुरक्षित मतलब सिक्योर होता है, यानी इसमें सिक्योरिटी लेवल बहुत अच्छा होता है। ठीक है? नेक्स्ट, इसमें कैशिंग और रिवर्स आसानी के कैशिंग की सुविधा होती है, डेटा को हम कैश में कैशिंग करके रख सकते हैं। बेटा माइक ऑफ रखिए, माइक ऑफ रखिए, माइक ऑफ। ठीक है? इसमें कैशिंग होता है जिससे हम अपन क्या करते हैं, डेटा को इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। अभी कैशिंग भी पढ़ा हुआ है इसमें अलग से चैप्टर। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ डॉट नेट फ्रेमवर्क। तो डॉट कॉमन एग्जीक्यूट एनवायरनमेंट, हमने आपको पहले ही बताया कि इसमें मल्टीपल लैंग्वेज को एक कॉमन CLR के माध्यम से हम रन करा सकते हैं, यानी अलग अलग हमें इसको रन कराने की आवश्यकता नहीं, यानी कॉमन सभी के लिए कॉमन एनवायरनमेंट है। दूसरा हमारे पास कॉमन टाइप सिस्टम, यानी जितनी भी हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, विभिन्न प्रकार की लैंग्वेज हैं
उनके साथ कम्युनिकेट कराने के लिए हम उसको कहाँ डिफाइन कर सकते हैं, इंटीग्रिटी करने के लिए, डेटा को मेंटेन करने के लिए हम उसको कहाँ डिफाइन कर सकते हैं, कॉमन टाइप सिस्टम में डिफाइन कर सकते हैं। ये भी इसका एडवांटेज है। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट। डॉटनेट फ्रेमवर्क जो है वो मल्टीपल लैंग्वेज को क्या करता है, सपोर्ट करता है। डॉटनेट फ्रेमवर्क में हमने आपको बताया कि आपको VB.NET की कोडिंग आती है VB.NET की कोडिंग कर लीजिए, C# की कोडिंग आती है C# की कोडिंग कर लीजिए, C++ की कोडिंग आती है C++। तो आप इसके लिए अलग अलग कंपाइलर या अलग अलग लैंग्वेज को जानने की आवश्यकता नहीं, एक ही कंपाइलर पर, एक ही प्लेटफॉर्म पर आप मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट कर सकते हैं। तो मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास टूल सपोर्ट। डॉटनेट फ्रेमवर्क में CRM बहुत सारे टूल सपोर्टेड हैं जो किसी भी एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए आसान है, जैसे विजुअल स्टूडियो, डेवलपर, प्रोफाइलर। अभी हम आज कल हम आपको बताएंगे कि विजुअल स्टूडियो, ठीक है। उसके नेक्स्ट हमारे पास सिक्योरिटी लेवल, हमने आपको पहले बताया इसमें डेटा को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, सिक्योरिटी लेवल बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास देखिए, अगर हम बात करें तो सबसे हाई लेवल की सिक्योरिटी जावा देता है। उसके बाद अगर सिक्योरिटी की बात करें तो आपके पास C#, पाइथन। उसके बाद सबसे लो सिक्योरिटी HTML और PHP देता है। इसलिए आपने देखा होगा जो छोटी मोटी वेबसाइट्स होती है वो PHP करती है, जो बहुत ज्यादा हाई फाई वेबसाइट्स होती है जैसे यार जहाँ ट्रांजेक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं, लेन देन बहुत ज्यादा, तो आपने देखा होगा जावा। उसके बाद जो नॉर्मल वेबसाइट्स बनती है वो आपने किस पे देखा होगा, आपने ASP.NET, ठीक है। ऑटोमेटिक रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी बहुत सी चीजों को, फंक्शंस को, यानी बिल्ट इन फंक्शंस को ऑटोमेटिक क्या कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है और उन फंक्शंस को अपन को यूज कर लेते हैं। ऑटोमेटिक रिसोर्स को ये क्या करता है, मैनेज करता है। डिबगिंग करना बहुत आसान होता है, जैसे आप C++ में एरर ढूंढते रहते थे, इसमें एरर ढूंढना इतना आसान है। जैसे यहाँ पे आपने देखा हो कि गलत, ये हमने गलत लिखा, तो जैसे ही अगर इसमें भी कोड लिखो गलत तो वहीं पे आपको अंडरलाइन बन के आ जाए, यानी वहां पे डॉटेड। तो यहाँ पे एरर को पकड़ना, डिबग करना बहुत आसान होता है किसके अंदर, डॉटनेट फ्रेमवर्क के अंदर। फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी, फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी बहुत बड़ी क्लास लाइब्रेरीज होती है। इसमें मल्टीपल क्लासेस को हम यूज करते हैं। जैसे हमने कोई वेबसाइट बनाई, और वेबसाइट बनाने के बाद हमने बैंक से ट्रांजेक्शन कराना, तो हमारे पास इसमें वेब सर्विसेज को भी हम यूज कर सकते हैं, वेब सर्विसेज को भी इसके साथ बिल्ट इन कर सकते हैं। ये हमारा इसका फीचर्स। क्लियर। तो ये कुछ फीचर्स हमने आपको बताए हैं। अब इसमें अपन देखते हैं कि कौन कौन से अपने पास वर्जन, ठीक है। ये देखिए हमने आपको सारी बताए हैं इसमें। अब यहाँ पे बात करते हैं डॉटनेट फ्रेमवर्क, वर्जन्स ऑफ डॉटनेट फ्रेमवर्क, ठीक है। देखिए डॉटनेट फ्रेमवर्क आपका फरवरी, माइक्रोसॉफ्ट मैंने पहले बता चुका, फरवरी 13 फरवरी 2002 माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था फर्स्ट वर्जन। तो फर्स्ट वर्जन जो डॉटनेट फ्रेमवर्क था वो 1.0 था। कितना था, 1.0। तो कितना था आपका, 1.0। स्टार्टिंग वर्जन ये पूरी तरह से फेल हो गया था, कुछ प्रॉब्लम्स इश्यूज आई थी, तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ था। फिर आपका इसमें सेकंड वर्जन जो लॉन्च हुआ 2.0, इसमें भी हमारे पास 2.0। फिर हमारे पास डॉटनेट फ्रेम 22 जनवरी 2006 को लॉन्च हुआ, ठीक है। तो जो इसकी सीरीज जनरेट होती है, कैसे स्टार्ट होती है, 1.5, या आपको मिलेगा डॉटनेट 2002, डॉटनेट 2005, डॉटनेट 2008, डॉटनेट 2010, 11, ऐसे इसके वर्जन आते हैं, ठीक है। तो 0.2 जो वर्जन डॉटनेट फ्रेमवर्क का लॉन्च हुआ था वो कब हुआ था, 22 जनवरी 2006। थर्ड वर्जन जिसका आया 3.6 डॉटनेट नेटवर्क फ्रेमवर्क, ये आपका 21 नवंबर 2006। देखिए तुरंत आपका इसको चेंज किया। फिर इसी में हमारे पास उन्होंने एक और वर्जन निकाला था, डॉटनेट फ्रेम 3.5 बार रिलीज 2007। फिर इसी के देखिए इसी के एक साल के अंदर ही उन्होंने 4.0 निकाला डॉटनेट फ्रेमवर्क 29 सितंबर 2008। ये इसके वर्जन हैं। फिर वर्जन 4.5 डॉटनेट फ्रेमवर्क 2012, 13, 14। अपन जो वर्जन पे काम करेंगे, अपन ये वाला वर्जन पे काम करेंगे, 15 पे काम करेंगे। आप चाहे तो हम आपको लेटेस्ट वर्जन जो हमारे पास 9 चल रहा है, इस वर्जन को भी अपन यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके लिए आपके पास नेट होना चाहिए, नेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, इंस्टॉल करने में थोड़ा समय। तो ये जो हमारे पास इतने आए वो डॉटनेट फ्रेमवर्क के क्या है, वर्जन्स। क्या है, डॉटनेट फ्रेमवर्क के वर्जन्स है। ये लिस्ट में आपको भेज दूंगा, एक बार स्टडी कर लीजिए। क्लियर। अब देखिए अपन चलते हैं
अब डॉट नेट ओपन कहाँ से करते हैं, डॉट नेट को यूज कहाँ से करते हैं, तो शेयर सबसे पहले अपन करते हैं डेस्कटॉप को शेयर करा देते हैं। जैसे डॉट नेट का आइकन आएगा यहाँ से, शेयर, ये देखिए आपका विजुअल स्टूडियो 2000 एंटरप्राइज वर्जन। किसी स्टूडेंट्स के पास अगर सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं हो तो आके सॉफ्टवेयर हमसे ले लेगा, ठीक है, मैं उसको सॉफ्टवेयर दे दूंगा। ये देखिए यहाँ पे जब आप, ये डॉट नेट हमारा खुल गया, स्टार्टअप पेज है ये, और इसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो। क्या बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो। अब देखिए जब हम इसमें नया काम करते हैं, तो जब हम न्यू कोई काम करते हैं, सभी को स्क्रीन दिख रही है बेटा, वॉइस एक बार आवाज करें सभी लोग, दीपक सिंह, आदित्य, यस सर, रवि मिश्रा, प्रिंस, जी सर, हाँ, यस सर। ओके। तो आपने देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है स्टार्ट पेज, दिखाना सबको, स्टार्ट पेज। स्टार्ट पेज में जैसे हम सी प्लस प्लस जावा में फाइल बनाते हैं, तो यहाँ पे हमारा फाइल ना बन के प्रोजेक्ट बनता है। क्या बनता है, प्रोजेक्ट बनता है। तो अभी हम जो भी काम करें प्रोजेक्ट पे काम करें। जैसे आपने यहाँ पे लिखा ना न्यू प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट पे जब क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। क्या खुलेगा, एक डायलॉग बॉक्स। अब जैसे देखो यहाँ पे डायलॉग बॉक्स खुला, तो आप बेटा माइक ऑफ कर लीजिए, सभी लोग, सभी स्टूडेंट्स माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। तो आपने देखा होगा यहाँ पे जैसे ही डायलॉग बॉक्स खुला, और ये देखिए डॉट नेट फ्रेमवर्क वर्जन बता रहा, मैंने आपको बताया था ना कौन सा वर्जन हमारे पास आएगा, डॉट नेट फ्रेमवर्क 4.5.02, ये हमारा डॉट। अब आप यहाँ पे देखिए जैसे ही आप इस पर टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए नीचे आइए, तो पहला हमारी लैंग्वेज दिख रही विजुअल सी शार्प, विजुअल बेसिक, विजुअल जे शार्प, एफ शार्प, विजुअल सी प्लस प्लस, एसक्यूएल, पाइथन, ठीक, एंड्रॉइड, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, गेमिंग। ये देखिए हमने आपको बताया कि डॉट नेट फ्रेमवर्क एंड्रॉइड क्लाउड मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। किसको सपोर्ट करता है, मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। तो सबसे पहले अगर हमें जैसे काम करना, हमारे जो सिलेबस में वो विजुअल बेसिक है। क्या है, विजुअल बेसिक। अब आपने देखा होगा विजुअल बेसिक सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ एप्लीकेशन टाइप, यानी किस एप्लीकेशन टाइप पे आप क्लिक करोगे। तो अभी हम सबसे पहले जो एप्लीकेशन टाइप पढ़ेंगे वो कौन सी टाइप पढ़ेंगे, विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन। क्या पढ़ेंगे, विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन। तो यहाँ पे देखिए आपके पास लिखा हुआ है नेम, लोकेशन, सोल्यूशन। अब आपका यहाँ पे नेम, यानी आप अपने प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना चाहते हैं, तो आप अपने प्रोजेक्ट का नाम यहाँ से जो भी आपने जैसे प्रोग्राम 5BCA डेमो, ये हमने यहाँ पे। उसके बाद आप इसको सेव कहाँ करना चाहते हैं, तो ब्राउज करेंगे, आपकी लोकेशन सिलेक्ट कर लीजिए, जिस लोकेशन पे अभी आपको जिस फोल्डर के अंदर डालना है वो लोकेशन आप सिलेक्ट कर लीजिए, वहां जाके आपका ये प्रोजेक्ट सेव होगा। अब देखिए जैसे हमने यहाँ विंडोज एप्लीकेशन पे क्लिक किया और ओके किया, तो देखिए हमारा यहाँ पे विंडोज एप्लीकेशन पूरी तरह से खुल जाए। ये थोड़ा टाइम लेता है, सिस्टम अच्छा रखेंगे सभी लोग, और जिसको नहीं समझ में आएगा पूछेगा। एक फर्स्ट से अगर आप क्लास लेंगे 100% समझ में आएगा। किसी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम पर्सनल मैसेज करिए, कॉल करिए, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा क्लास में, ठीक है। देखिए ये क्रिएट, देखो यहाँ पे लिख रहा है क्रिएटिंग प्रोजेक्ट होगा, यानी प्रोजेक्ट आपका क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। ये देखिए क्रिएट हो, अब आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे फॉर्म खुलेगा। क्या खुलेगा, फॉर्म। ये हमारा यहाँ पे कहलाता है, इसको बोलते हैं आईडीई। जो पूरा फ्रेमवर्क खुला है इसको बोलते हैं आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब इस प्रोग्राम को अगर आपको रन करना है तो डायरेक्ट देखिए यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए, ये प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। शेयर करते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा। देखिए बिल्ड स्टार्ट, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। ये देखिए पूरा जैसे आपने उसमें फॉर्म बना दिए, देखिए फॉर्म दिख रहा है बेटा सभी को। ये देखिए फॉर्म आपका एग्जीक्यूट, फॉर्म आपका रनिंग मोड में, यानी फॉर्म आपका। अगर इस प्रोग्राम को स्टॉप करना है तो यहाँ से हम इसको स्टॉप। क्लियर। आप बताइए आज जितना बताया उतना समझ में आया, भी पीडीएफ भेज दूंगा मैं आपको, ठीक है। ठीक है, किसी स्टूडेंट यस को सर। किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना तो नहीं है। नहीं सर। अब मैं कल से नो सर। अब कल से इसी एप्लीकेशन पे आपको काम करना बताऊंगा, इस पे कैसे प्रोग्रामिंग किया जाता है, इसमें कौन कौन से डेटा टाइप यूज होते हैं, कैसे वेरिएबल बनाते हैं, कैसे लूप चलाते हैं। अब कल से अपन इसी के बारे में पूरा पढ़ें, ठीक है। ओके सर।
ओके सर यस सर। आज की क्लास के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू। राम राम।